हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के पेपर 1 का ओरिजिनल प्री बोर्ड क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छी पूर्वक आप लोग बनाने के लिए सीखिए, क्योंकि ये सारे सवाल जो हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इन सारे सवालों को अच्छी पूर्वक याद कर लेना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो पेपर 1 में जो एग्जाम लिया जाता है वह हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को एक साथ मिला करके आपको पेपर 1 में एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी का क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। अगला वीडियो जो आप लोग को मिलेगा वह इंग्लिश का मिलेगा, उसका अगला जो वीडियो होगा वो आप लोग का संस्कृत को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन सारे जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो सारे वीडियो आप लोग को आसानी पूर्वक मिल जाए और अपने क्वेश्चन आंसर को अच्छी पूर्वक आप लोग याद कर लें। ठीक है, ताकि जब भी आप लोग अपने फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए जाइएगा कोई भी हिचकिचाहट नहीं रहेगी और सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो पेपर 1 में इन सारे कुछ सवालों को जो पूछ रहा है उसमें से आप लोगों को 3 घंटे का समय देगा। ठीक है, और जो टोटल मार्क्स होगा आप लोगों का वह होगा 150 नंबर का। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट का आप लोग को 50-50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग हिंदी के सवालों को अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हिंदी में आप जब देखिएगा बनाइएगा सबसे पहले तो खंड का में आप लोग को अपठित बोध बनाने के लिए देगा, जिसमें आप लोग को गद्यांश रहेगा यानी कहानी टाइप दिया होगा, उसे आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। और 1 से 5 तक के जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो जो यहाँ पर आप लोग को गद्यांश दिया हुआ रहेगा उसी गद्यांश से आप लोग को जवाब ढूंढ करके देने हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले गद्यांश को अच्छी पूर्वक समझाता हूँ, उसके बाद इसके जो भी सवाल है वो आप लोग को बनाने के लिए सिखाता हूँ। कुछ मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट करके रख दिया हूँ पहले से, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यहीं से आप लोगों को जवाब मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक से देखिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहले क्या दिया हुआ कि अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या कोई भी जीवन के स्तर में आप हैं तो अनुशासन जो है हमारी सफलता की जो है वो पहली सीढ़ी मानी गई हुई है। ठीक है, जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो आप कोई भी जो आपको जो भी चीज की इच्छा होगी, जो भी मंजिल होगी आपकी, वो आप आसानी तरीके से उसे हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता उस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं होता। यानी जो व्यक्ति कभी अनुशासन में नहीं रहता है उसका जिंदगी कभी खुशहाल नहीं होता है। प्रकृति भी सभी कार्य अनुशासन में ही करती है। अगर जो हमारा ये जो प्रकृति है, जो हमारा वातावरण है, वह भी अनुशासन में ही कार्य करता है। अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमारा आपका जो आप स्टूडेंट लाइफ में जो जीवन जी रहे हैं, हम लोग तो टीचर हैं लेकिन आप लोग जो स्टूडेंट लाइफ में जो जिंदगी जी रहे हैं वो आपके लिए जो अनुशासन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। ठीक है, समझ सकते हैं कि जीवन के लिए बोल रहा है, जो आप जिंदगी व्यतीत कीजिएगा पूरा वो आपका अनुशासन पर ही डिपेंड रहेगा। जहाँ हम जो कुछ सीखते हैं वह हमारे साथ हमेशा रहता है। देखिए अगर आप जो भी स्टूडेंट लाइफ में जो सीखते हैं वह जिंदगी भर आपके हमेशा साथ में रहता है। अनुशासन के अंदर बड़ों का सम्मान, देखिए अनुशासन के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो आप लोग को बताया जा रहा है कि बड़ों को आप लोग को सम्मान करना चाहिए, छोटों बच्चों से आप लोग को प्यार करना चाहिए, स्त्रियों को आदर करना चाहिए, जो भी लड़की हैं या जो भी महिला है उनको आदर करना चाहिए, समय की पाबंदी आपको होना चाहिए। यानी आप लोग को पढ़ना है तो बस पढ़ना है, थोड़ा सा खेलना है, पढ़ना है, माता पिता का आदर करना है, स्त्रियों का आदर करना है, छोटे बच्चों से प्यार करना है। ये सब चीजें आप लोग का इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। नियमों का पालन करना, यानी जो भी आप अपने जिंदगी में नियम बनाते हैं उन सारे नियमों को आप लोगों को पालन करना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि शिक्षकों का वंदन आदि शामिल है। यानी आप लोग को शिक्षकों को हमेशा आदर करते जाना है। शिक्षक क्या होते हैं कि आप लोगों को जो भी नॉलेज आप लोग को दे रहे होते हैं उस नॉलेज को आप लोग अच्छी पूर्वक लीजिए, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी बातों को आप लोग मानिए, क्योंकि वे आपके लाइफ के लिए ही बताते हैं। ठीक है, थोपे गए अनुशासन से आंतरिक अनुशासन ज्यादा प्रभावकारी है। देखिए जो अनुशासन से आप लोग को जबरदस्ती दिया जा रहा है यानी थोपा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा जो आपको प्रभावकारी जो होता है, आप अपने आंतरिक अनुशासन लाइए कि नहीं मैं इस काम को जो बेहतर तरीका से अच्छी पूर्वक काम करूंगा। ये चीज आपके जीवन में ज्यादा गुणवत्ता लाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए क्या लिखा हुआ आप लोग का कि अनुशासन का महत्व कब सबसे ज्यादा है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, आप इस चीज को मैं अंडरलाइन कर दिया था, आप यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा है कि अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो कब जीवन में? तो विद्यार्थी जीवन में जो अनुशासन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है? अनुशासन के अंतर्गत क्या-क्या शामिल है? तो अनुशासन के अंतर्गत क्या-क्या शामिल है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, स्त्रियों का आदर, समय की पाबंदी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़ों का सम्मान लिखा हुआ है, समय की पाबंदी लिखा हुआ है, शिक्षकों का आदर लिखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ें जो है अनुशासन के अंतर्गत शामिल है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है? अनुशासन किसकी पहली सीढ़ी होती है? तो अनुशासन जो है किसकी पहली सीढ़ी होती है? तो सफलता की, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ? अनुशासन हमारी सफलता की पहली पीढ़ी होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 4 क्या दिया हुआ है कि प्रकृति भी सभी कार्य कैसे करती है? तो प्रकृति भी जो सभी कार्य अनुशासन में ही करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा, अनुशासन में रहकर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है? सफलता का विलोम शब्द है। तो सफलता का जो विलोम शब्द होता है वह असफलता होता है। ठीक है? अब देखिए आगे आप लोगों को क्या दिया हुआ कि निम्नांकित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के सही विकल्प को चुनें। यानी आप लोगों को ये जो कविता आप लोगों के लिए दिया गया हुआ है, इसे आप लोग अच्छी पूर्वक पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप लोग छठा नंबर से क्वेश्चन से लेकर 10वां तक के क्वेश्चनों को अच्छी पूर्वक जवाब देना है। मैं आप लोग को समझाता हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक से समझिए, ठीक है? क्या लिखा हुआ? हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़-लड़ कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठकर। लेखक बोलते हैं कि मैं 100 बार हारा हूँ अपने गुनाहों से लड़-लड़ कर, लेकिन मैं बार-बार उठा हूँ और मैं उस चीज़ से लड़ा हूँ। इससे मेरी हर गुनाह भी मुझसे हारा, जिसकी वजह से जो लेखक की जो जितनी भी गुनाह रही है, हर गुनाह जो उससे लेखक से फिर हार गया हुआ हो। मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा, डूबा हूँ हर रोज़। बोल रहे हैं कि मैंने अपने जीवन को इस प्रकार से उबारा है कि मैं रोज़ डूबा हूँ। किनारों तक आकर यानी किनारों तक आकर के फिर से लेखक डूबे हैं, यानी अपने मुसीबतों से बाहर निकल कर के फिर मुसीबत में गए, लेकिन फिर बाहर निकले हैं। लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ, लेकिन मैं हर रोज उठा हूँ अपनी मुसीबतों को सामना करते हुए। जैसे दिनकर, जैसे सूर्य जो है छुपने के बाद फिर कुछ समय के बाद उग जाता है, बस उसी प्रकार से लेखक मुसीबतों में डूबने के बाद फिर कुछ समय के बाद वो उठ जाते हैं। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, इससे जो मेरी असफलता है वह भी मुझसे हार गई। मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी, लेखक बोलते हैं कि मैंने जो अपनी अच्छी छवि है, मेरी जो सुंदरता है, इस प्रकार से मैंने उस चीज़ को सँवारा है, ओके? अब देख लेते हैं क्वेश्चन से आप लोग को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है? कभी गुनाह से 100 बार हारा, लेकिन वह लड़ा है। कवि बोलते हैं कि मैं अपने गुनाह से 100 बार हारा हूँ, लेकिन वह लड़े हैं। तो वह जो लड़े हैं, तो उठ कर लड़े हुए हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है? कवि ने अपनी असफलताओं को पराजित किया है। तो कवि ने जो अपनी असफलताओं को पराजित कैसे किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, गुनाहों से लड़-लड़ कर जो अपनी असफलताओं को पराजित किए हुए हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है? डूबा हूँ हर रोज किनारों तक आकर का क्या अर्थ है कवि की? यानी कवि का जो क्या अर्थ निकलता है कि डूबा हूँ हर रोज किनारों तक आया कर, इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है सफलताओं के समीप आकर भी असफल हुआ है लेखक, ठीक है? यानी वो सफल होने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर वो असफल हो जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है? मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी पंक्ति द्वारा कवि के व्यक्तित्व की इस विशेषता का पता चलता है कि उसने विजय प्राप्त की है। तो 9 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हार ना मानकर लगातार संघर्ष करते हुए, यही चीज़ उनकी छवि यहाँ पर पता चलता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है? दिनकर शब्द का अर्थ है। तो दिनकर शब्द का जो अर्थ होता है मैंने आप लोगों को समझाने के दौरान ही बता दिया था, सूर्य, ठीक है? अब देख लेते हैं खंड खा में आप लोग का यहाँ से व्याकरण शुरू हो रहा है। ध्यानपूर्वक सारे शब्दों को आप लोग सुनिए कि क्या आप लोगों को सवाल पूछा जाता है व्याकरण में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखें तो क्या लिखा है? पुष्प शब्द का तद्भव रूप होगा। तो पुष्प शब्द का जो तद्भव रूप होगा वह फूल हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा है? इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वह इति जोड़ आदि हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 जीत शब्द का विलोम है। तो जीत शब्द का जो विलोम है वह हार है, ओके? क्वेश्चन नंबर 14 जल शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या है? जल शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो पानी है, ओके? क्वेश्चन नंबर 15 मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया
शब्द बनेगा, तो मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से जो नया शब्द बनेगा वह बनेगा अपमान। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इक प्रत्यय से बना शब्द है, तो इक प्रत्यय से बना शब्द है भौगोलिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, लोटा डोरी में कौन सा समास है? तो लोटा डोरी में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य एक खाली जगह प्राणी है। यहाँ पर लिखा हुआ है समाज का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान को भरिए, यानी समाज को ही आप लोगों को इसका विशेषण रूप बनाना है। तो समाज का जो विशेषण रूप होता है वह होता है सामाजिक। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इधर तुम्हारी माँ अमरूद खाली जगह पेड़ काटने को कहती है, कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इनमें से कौन सा कारक चिन्ह आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 का जो है यह कारक चिन्ह आ जाएगा कि इधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 20 क्या लिखा है? खून जलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो खून जलना जो है मुहावरे का सही अर्थ होता है खूब मेहनत करना। ओके, क्वेश्चन नंबर आप सॉरी क्वेश्चन नंबर तो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर खंड गा शुरू होता है जो पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी से यहाँ से आप लोगों को सवाल अब पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को गद्यांश दिए हुए हैं। मैं इसे आप लोगों को अच्छी पूर्वक से समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग को 21 से लेकर के 25 तक के जवाब आप लोग खुद से भी दे पाइएगा। ठीक है, देखिए क्या शुरू होता है कि पंडित जी के घर पहुंचा, यानी जो पंडित जी थे उनके मैं घर पहुंच गया। कुछ सम्मान भावना, कुछ परम संभ्रम के कारण बरामदे में बने सीमेंट के आसानों पर नहीं बैठा। देखिए लेखक जब घर उनके पहुंचते हैं तो सम्मान भावना से लेकर के, यानी जो पंडित जी थे उनको सम्मान देने के लिए वो जो उनके बरामदे में सीमेंट से बनी आसनों, आसन कहने मतलब है जैसे पिंडा बना रहता है, कुर्सी बना रहता है, ऐसे कुछ वगैरह वगैरह चीजें बनी रहती है, उनमें वो नहीं बैठते हैं। ठीक है, फर्श साफ सुथरा था, बोलते हैं कि जो जमीन होती है जिसको फर्श बोलते हैं वो साफ सुथरा था, उसी पर बैठ गए लेखक। ठीक है, सामने दरवाजा बंद था, यानी सामने का जो दरवाजा था वह बंद था, वह घर में खुलता था, यानी वो घर की ओर खुलता था। दाहिने हाथ की ओर, लेखक के दाहिने हाथ की ओर एक तरफ से कमरा था। ठीक है, यानी एक रूम था। कमरे का दरवाजा अध खुला था, मतलब आधा खुला था। अंदर कुछ लोग बैठे थे, यानी अंदर कुछ लोग बैठे होंगे। एक भारी आवाज, प्राणों में पावन स्पंदन भर वाली आवाज सुनाई पड़ रही थी। कि उनको एकदम पूरा जो मर जाए अगर कोई व्यक्ति, लेकिन अगर वो साउंड को सुने तो उनको बहुत मजा आ जाए, मतलब अच्छा लग जाए, वो जीवंत पड़ जाए, तो वैसी आवाज सुनाई देती है। समझ गया कि वह स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, यानी लेखक समझ जाते हैं कि वो जो आवाज है वो जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आवाज है। ओके, अब देख लेते हैं लेखक क्वेश्चन नंबर क्या है आप लोग का 21। तो देखिए क्या देख लिखा है कि कौन पंडित जी के घर पहुंच गया। तो कौन पंडित जी के घर पहुंच गया, तो जो स्वयं लेखक जो इस चीज को लिख रहे हैं वही पंडित जी के घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा है, लेखक बरामदे में बने सीमेंट के आसनों पर क्यों बैठा, क्यों नहीं बैठा। तो लेखक क्यों नहीं बैठते हैं, तो सम्मान भावना के कारण उसमें बैठते नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ ताकि आपकी चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, कमरे का दरवाजा खाली जगह था। तो कमरे का जो दरवाजा था वो क्या चीज था, तो कमरे का दरवाजा जो अध खुला था। अब देख सकते हैं यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि कमरे का दरवाजा अध खुला था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, फर्श किस प्रकार का था। तो फर्श जो है साफ सुथरा था। क्वेश्चन नंबर 25, प्राणों में पावन स्पंदन भर वाली आवाज किसकी थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आवाज थी। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, आप लोग को भाषा मंजरी से ही है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर कोई चीज ऐसा दिया नहीं हुआ है, आप सिर्फ क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए क्या लिखा है कि लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया। तो लेखक की जो पत्नी है वह तमाशा देखने के बाद जो है छोटे जादूगर को 1 रुपया पैसा देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है। तो उसके जीवन की जो है सफलता निर्भर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। तो जो हमेशा से जो सवाल पूछते थे और पूछते थे कहाँ थे, यही सवाल उनसे पूछा करते थे। क्वेश्चन नंबर 29, अमरूद के पेड़ शीर्षक पाठ के आधार पर
हमारे घर में किसका गुजारा नहीं हो सकता? तो हमारे घर में किसका गुजारा नहीं हो सकता या पुराने ख़्यालातों का गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 समाचार पत्रों में किस तरह के समाचार भरे होते हैं? तो समाचार पत्रों में किस प्रकार के समाचार भरे होते हैं? तो ठगी के समाचार भरे होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो झारखंड राज्य की जो स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 हुंडरू का जलप्रपात पाठ के आधार पर मैदानों की छाती किसने चीरी है? तो हुंडरू का जलप्रपात पाठ के आधार पर मैदानों की छाती किसने चीरी है? तो बलखाती नदियों ने चीरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 गुरु शिष्य पाठ के आधार पर बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतों की वेशभूषा क्या थी? तो गुरु शिष्य पाठ के आधार पर बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतों की जो वेशभूषा थी वह थी लाल कथई रंग की साड़ियाँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 अपराजित शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है? अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है? तो अपराजिता डॉक्टर चंदा चंद्रा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 विज्ञापन के माध्यम से लोगों को क्या किया जाता है? तो विज्ञापन के माध्यम से लोगों को क्या किया जाता है? तो लोगों को जागरूक किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नांकित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से लेकर के 40 तक के सही विकल्प को आप लोग को चुनना है, ठीक है। मैं इसको अच्छे पूर्वक आप लोग को समझा देता हूँ, आप इसे समझिए, ठीक है। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मैंने कभी सुना है इस बात को कि अंधेरे की जो ठंडियों में लेखक इस चीज को सुने हैं कि नदियां जो हैं अपने घूंघट करके वो लोग भी रोती हैं अपने मुंहकर को ढांप करके। इस घाट अपनी कपड़े और मवेशियां धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होता कोई प्यासा पानी। बोलते हैं कि इस घाट अपने कपड़े कोई धोता है, कोई मवेशियां धोता है, कोई और तो कभी कोई प्यासा जो उस जगह के पानी को पीता है। या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य और कोई स्त्री ऐसी होगी जो कि वही नदी के घाट में जो है कोई स्त्री भगवान को पूजा अर्चना कर रही होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं 36 का क्या दिया हुआ है कि इस कविता के रचनाकार कौन है? तो इस कविता के जो रचनाकार हैं वह हैं निर्मला पुतुल। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 उपर्युक्त अंश किस पाठ से लिया गया है? तो उपर्युक्त अंश जो है किस पाठ से लिया गया हुआ है? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख से लिया गया हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर आप देखें यहाँ से आप लोगों का 38 क्या दिया हुआ है कि उपर्युक्त पंक्तियां में किस समस्या की ओर संकेत किया गया हुआ है? तो उपर्युक्त पंक्तियों में किस समस्या की ओर संकेत किया गया हुआ है? तो जल प्रदूषण की समस्या की ओर जो है संकेत किया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या लिखा है रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती हैं? तो रात के सन्नाटे में क्यों नदियां रोती है? तो प्रदूषित होने के कारण रोती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अर्घ्य का क्या अर्थ है? तो अर्घ्य का अर्थ होता है अर्पण। ओके, पूजा उपासना करना ही अर्घ्य कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को जो है कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप अच्छे पूर्वक इस सारे क्वेश्चनों को जवाब दीजिएगा, कितना सही होता है ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए क्या लिखा है कि पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? तो पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? तो देश प्रेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या लिखा है एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? वो तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है? तो डायन एक अंधविश्वास कविता के जो कवि हैं वह डॉक्टर दीनानाथ सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 44 डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया हुआ है? तो अंधविश्वास को दूर करने का आह्वान किया गया हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 राजधर्म का पालन किसके अनुसार करना चाहिए? तो राजधर्म का जो पालन जो करना चाहिए वह गुरुजनों के अनुसार करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46
तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश किस कविता कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई हुई है? तो रामचरित्र मानस से ली गई हुई है। क्वेश्चन नंबर 47, पहाड़ का सीना क्यों दहलता है? तो पहाड़ का सीना क्यों दहलता है? तो पहाड़ को तोड़ने के लिए विस्फोट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवियत्री किससे प्रश्न पूछ रही है? तो किससे पूछ रही? तो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से ये सवाल को पूछ रही हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 49, क्या लिखा हुआ? पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है? तो पथ पर चलने को पहले जो है वह पथ की पहचान करने को कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, कविता के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं? तो अनगिनत राही जो है इस पथ पर क्या छोड़ के गए हैं? तो पद्य चिन्ह छोड़ करके गए हुए हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।